नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। इस बीच हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। कोरोना काल के इस चेन को तोड़ने की लेकिन कोशिश जो है वो सभी कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सिलीगुड़ी के और इसके संलग्न इलाकों के, तो जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पिछले बीते जुलाई और अगस्त महीने में भी लॉकडाउन रहा था। साथ ही साथ सितंबर महीने की अगर हम बात करें तो आज सबसे पहले एक जो बड़ी घोषणा राज्य सरकार की तरफ से की गई है वो हम आपको बता दें कि 13 तारीख को जो नीट की परीक्षा होने वाली है उसी के मद्देनजर, लेकिन जिस तरीके से स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से जो रिक्वेस्ट गया था राज्य सरकार को कि 12 तारीख का जो लॉकडाउन है उसे रद्द कर दिया जाए, और इसी के मद्देनजर लेकिन राज्य सरकार ने ये बड़ा कदम उठाते हुए इन्होंने बड़ी फैसला उन्होंने सुनाया है कि 12 तारीख को लॉकडाउन नहीं होगा, यानी कि सिर्फ 11 तारीख को ही लॉकडाउन रहेगा और बीते 7 सितंबर को लॉकडाउन था। अब हम बात करते हैं कि ये जो लॉकडाउन हो रही है, जिस तरीके से लॉकडाउन हो रही है, कोरोना के चेन को तोड़ने की हम पूरे कोशिश कर रहे हैं। इसमें लोगों की प्रतिक्रिया हमने पहले जाना था कि उनका इस विषय में क्या कहना है, लेकिन आज इस मुद्दे के साथ साथ हम बातचीत करेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति देखी जा रही है, जो बेरोजगारी की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उस पर बंगाल सरकार क्या सोच रही है, जो लॉकडाउन हो रही है उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सभी जगहों पर सरकारी से निजीकरण की जो दौड़ एक चल रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, बहुत सारी कंपनियां, बिजनेस, जिससे बहुत सारे लोगों को बेरोजगार होना पड़ रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम राजनीतिक जानकारों से बात करेंगे, विशेषज्ञों से बात करेंगे। सबसे पहले इन तीनों मुद्दों पर को लेकर के जब हमने बातचीत किया, सिलीगुड़ी नगर निगम के जो प्रशासनिक मंडली के चेयरमैन है अशोक भट्टाचार्य जी ने, उन्होंने क्या कहा वो आप सुनिए। देखिए, लॉकडाउन जो है ना, ये तो लॉकडाउन सारा वर्ल्ड में हो रहा है, होता था। क्वेश्चन है कि लॉकडाउन से कोरोना को हम प्रतिरोध करने के लिए कि लॉकडाउन ही की एकमात्र तो माने तरीका है ना कि दूसरा भी कारण है, इसके लिए बहुत डिबेट है। विशेष करके इंडिया में लॉकडाउन, जिस टाइम में लॉकडाउन होना उचित था उस टाइम में इंडिया गवर्नमेंट लॉकडाउन नहीं किया है। फिर पश्चिम बंगाल में ये जो लॉकडाउन हो रहा है इसमें कोई साइंटिफिक कारण नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर रहा है उसमें भी कोई साइंस नहीं है, साइंटिफिक रीज़न नहीं है, और पश्चिम बंगाल में जो होता है उसमें भी कोई साइंटिफिक कारण नहीं है। ये जो 3 दिन के लिए जो किया है ये सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के भीतर एक ईगो की लड़ाई है और कुछ नहीं। इसमें जनता को कोई फायदा नहीं होगा। कौन बड़ा है? सेंट्रल का एक सिनेमा हम देखा था, दोनों वाइफ के भीतर झगड़ा होता है। एक बोलता है कि देखो तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा क्षमताशाली है ना कि मेरा हस्बैंड है। तो देखा था कि उसको हस्बैंड कितना क्षमताशाली है वो दिखाने के लिए ये पूरा एक रेल लाइन में लाल झंडा लगा दिया है, गाड़ी रुक गया है, और देखो हमारा हस्बैंड को कितना हिम्मत है, तो गाड़ी को रुक दिया है। अभी ममता और मोदी ऐसा दिखाने चाहता है कि किसके क्षमता ज़्यादा है। इसके कहा था ईगो का लड़ाई। हम लोग ईगो का लड़ाई देखने नहीं चाहता है, हम दोनों चीज़ चाहता है। एक होता है कि ट्रीटमेंट चाहता है, जल्दी टेस्ट होना चाहिए और ट्रीटमेंट होना चाहिए, और साथ साथ लोग को जनता को अवेयरनेस भी करना चाहिए। और 2 नंबर हम क्या चाहता है? 2 नंबर हम चाहता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। हम बहुत स्टडी कर रहे हैं, कुछ दिन में हम देखता है इंडिया में कोरोना में जितना आदमी को मृत्यु हुआ है, असुस्थ हुआ है, और जो विक्टिम जो हुआ है, जो क्षति जो हुआ है, उससे ज़्यादा क्षति हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर जिसके कहता है। असंगठित गरीब आदमी को लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस आदमी को, विशेष करके महिला को। इसीलिए हमारा लड़ाई कोरोना के विरुद्ध लड़ाई जरूर हम लड़ रहा है, लेकिन लॉकडाउन के विरोध में जो लड़ाई और जोरदार करना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन से हम अनलॉकडाउन, पूरा अनलॉकडाउन जितना दिन नहीं होगा तो उतना दिन इकोनॉमिक मेन ट्रैक में ले आना नहीं सकेगा। इकोनॉमी जो आज को फॉल कर रहा है, अभी 24% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है, और साथ साथ हम लोग क्या देख रहा है, जो जीडीपी ग्रोथ, जो
लास्ट ईयर में 4% ऐसा था इस टाइम में। अभी देखा जाता है कि -24%, 26% जो हो गया है। क्यों हुआ है? लॉकडाउन के कारण इंडस्ट्री बंद हो गया है, दुकानपाट बंद हो गया है। इससे सबसे ज़्यादा सफ़र कर, हम एक सर्वे किया था, इस सर्वे में देखा गया है लॉकडाउन के पीरियड में कंस्ट्रक्शन बंद था। कंस्ट्रक्शन बंद रहने के लिए बहुत से असंगठित क्षेत्रों, इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर लोग को वर्क लूज हुआ है। सबसे 100% वर्क लूजर हुआ है महिला। जैसा डोमेस्टिक जो सर्वे जिसका कहता है उसमें भी बहुत लॉस हुआ है। वो जो स्ट्रीट वेंडर है ना, उसमें तो कोई दुकान खुलने नहीं सीखा है, तो पूरा उनको अर्निंग ख़त्म हो गया है। आज के देखा जाता है कि वो जो गरीब आदमी जो है, उसमें गरीब आदमी के भीतर जो कोरोना में जितना उनको कोरोना के जो प्रभाव जितना उसके ऊपर में गिरा है, इससे ज़्यादा गिरा है लॉकडाउन का प्रभाव। सर, इसी प्रश्न में अगर हम कहें कि जिस तरीके से बेरोजगारी देखी जा रही है, जैसे कि आप बता भी रहे हैं, तो बंगाल सरकार जो है वो आगे चल कर के क्या करेगी इन गरीब बेरोजगार लोगों के? कोई प्लान नहीं है। वो तो कुछ दोनों काम करना चाहिए। जो CPM पार्टी ने जो बोला है, दोनों पार्टी क्या है कि हमारा यहाँ जनता को हाथ में पैसा देना चाहिए। जनता को हाथ में पैसा देने के लिए हम क्या बोला है, जिसके इनकम टैक्स के भीतर नहीं गिरता है, इसके बाहर है, इनके कम से कम 7,500 रुपया करके देना चाहिए। और साथ साथ सब आदमी को ही निःशुल्क राशन देना चाहिए। और सोशल सिक्योरिटी वो भी कंटिन्यू करना चाहिए और ये बढ़ाना चाहिए। क्योंकि जनता को हाथ में अगर पैसा आएगा ना, तो वो बाज़ार में वो दे विल स्पेंड देयर मनी इन द मार्केट, तो मार्केट का बूस्टअप होगा। तो मार्केट बूस्टअप करने के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए, और जो सेल्स और जो परचेस, ये दोनों को और बढ़ाना चाहिए। जनता को हाथ में इसीलिए पैसा देना चाहिए। लेकिन ये गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट व स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही जो कर रहा है, पैसा किसके हाथ में ज़्यादा दे रहा है? जो अमीर आदमी है उनको हाथ में पैसा दे रहा है, उनको टैक्स कमती कर दे रहा है, उनको बैंक के जो किराया लिया था वो उसको एग्जाम कर दे रहा है। लेकिन गरीब आदमी को जैसे था ऐसे हालत है। ये अगर नहीं करेगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं बढ़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों को लिए जो एक साइंटिफिक प्लान होना चाहिए, ये प्लान अभी तक नहीं किया है। लगता है कि कभी कभी दिखता है नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हो गया है, लगता है हमारे ममता बनर्जी वो बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट है। नो वन इज इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये दोनों कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है, पॉलिटिशियन है। लेकिन ये पॉलिटिक्स करने के लिए भी इकोनॉमिक्स को समझना चाहिए। लेकिन इकोनॉमिक्स समझने के लिए कोई चेष्टा वो लोग नहीं कर रहे हैं। वो जो कर रहा है सिर्फ कैसा करके वोट मिलेगा, कौन बात बोल के किसके वोट मिलेगा, जनता को धोखा देना, प्रताड़ना करना, ये सब काम कर रहा है। हम लोग इसको विरोध करते हैं। सर, इसी के अलावा अगर हम बात करें कि जिस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर की जो भी थी वो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, इस बीच देखा जा रहा है, तो आने वाले समय में उन सभी स्टाफों का क्या होगा जिनको हम तो यही बोलता है, इसके कहते हैं न्यू नॉर्मल। ये न्यू नॉर्मल के नाम में जो हो रहा है, जनता को, गरीब को देखभाल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है। देखो इसमें क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें कुछ कानून किया है, जैसा वो जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को मिसयूज़ कर रहा है। मिसयूज़ करके जैसा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट उठा दिया है। किसी जगह में 8 घंटे के बाद 12 घंटा तक वर्कर को काम में लगाते हैं। किसी स्टेट के हाथ में ले ऑफ करने के लिए और रिटेंच कर छटाई करने के लिए वो पावर ले रहा है। चीज़ भी इसका दाम कितना बढ़ रहा है, कोई कदम उठाया? ये गवर्नमेंट तो कुछ कदम तो नहीं उठाया। इसीलिए हम लोग देख रहा है कि ये जो इसमें लॉकडाउन के नाम में जनता के ऊपर में, विशेष करके गरीब के ऊपर में सबसे ज़्यादा वो प्रेशर दे रहा है। और इसमें सबसे ज़्यादा विक्टिम है कौन? ये विक्टिम है वुमेन, गरीब महिला, गरीब और महिला, इसमें ज़्यादा असर उसके ऊपर में गिरा है। इसीलिए हम चाहता है कोरोना को भी रुकने होगा हम लोग सब मिलके, लेकिन साथ साथ ज़्यादा लॉकडाउन, अनसाइंटिफिक लॉकडाउन, ये नहीं होना चाहिए, ये ख़त्म होना चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वापस आना चाहिए। दुनिया में सब देश अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी को वापस आने के लिए
बहुत परिकल्पना किया है। ऐसा कोई परिकल्पना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिया है। और वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी सिर्फ अपना ताकत दिखाने के लिए, जो हम देखा ना 2 वाइफ जो झगड़ा करता था ऐसा करके, ईगो का लड़ाई, हम ईगो का लड़ाई नहीं देखने नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को मेन ट्रैक में ले आने होगा, और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को साइंटिफिक कदम उठाने होगा, ये हम चाहते हैं। इसके बाद हम बातचीत करेंगे जो भाजपा के दार्जिलिंग जिला अध्यक्ष है प्रवीण अग्रवाल जी ने, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया क्या दी है वो आप सुनिए। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार से ये जो लॉकडाउन की प्रक्रिया चल रही है पश्चिम बंगाल में, ये कहीं से भी विज्ञान सम्मत नहीं है, साइंटिफिक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से लॉकडाउन हो रहा है, 1 दिन करना और फिर उसके बाद फिर 15 दिन अचानक खुले रहना, फिर कभी 2 दिन अचानक बंद होना, एक कोई क्रम होना पड़ता है लॉकडाउन के लिए। जो भी चीज़ें हैं, जो गाइडलाइंस हैं, विडंबना यह है कि पहले जब पूरे देश भर में लॉकडाउन था तो हमारे यहाँ लॉकडाउन की शक्ति नहीं थी, और अब देश भर में जब खुल गया है तो हमारे यहाँ लॉकडाउन हो रहा है। उसका कारण ये है कि यहाँ की जो सरकार है वो रिएक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है, वो रिएक्ट कर रही है और वो प्रतिक्रियात्मक राजनीति करने का प्रयास कर रही है। इस समय में केंद्र की सरकार कुछ भी निर्णय लेती है किसी के भी पक्ष में या विपक्ष में, तो उसके विपक्ष में दीदी को काम करना है। मैं बताना चाहूँगा कि जब 5 सितंबर को राम मंदिर की भित्ति स्थापना का विषय था, उस दिन लॉकडाउन था, लेकिन मुहर्रम के दिन लॉकडाउन नहीं था। इसके अलावा तृणमूल छात्र परिषद का जो स्थापना दिवस था, उस दिन भी जानबूझकर लॉकडाउन नहीं रखा गया। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ कि ठीक है कि राम का विषय लेकर पश्चिम बंगाल में भावनाएं नहीं आहत होती हों, लेकिन आने वाला 11 सितंबर स्वामी विवेकानंद जी, जो कि विश्व के लिए गर्व की बात है, भारत के गौरव हैं और पश्चिम बंगाल के गौरव हैं, उनके शिकागो वक्तव्य का 127वां वार्षिकी है। उस दिन लॉकडाउन है। तो आप ये समझने का प्रयास कीजिए कि इन सारी चीज़ों से जहाँ पर उनको लगता है कि इस प्रकार के विषय जो राष्ट्रीय एकता के विषय हैं, जो राष्ट्रीय अस्मिता के विषय हैं, उन अस्मिता को, उन विषयों के दिन को जानबूझकर लॉकडाउन करके आहत करने का प्रयास, बंगाल की संस्कृति को आहत करने का प्रयास है। क्योंकि इनसे उनको लगता है कि शायद वो वोट बैंक, जिस वोट बैंक के ऊपर वो राजनीति करना चाहती है, वो वोट बैंक खिसकता है। इसलिए यह पूरा विषय कोई विज्ञान सम्मत काम नहीं करके वो हर विषय को राजनीतिक परिदृश्य से देखकर और लॉकडाउन को प्रेरित है। तो ऐसी सरकार है, इसलिए ये इस बात का इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, ये कहीं से भी विज्ञान सम्मत नहीं है। इसमें केवल ये राजनीति प्रेरित ये लॉकडाउन का विषय है। सर, जिस तरीके से हम लोग जान रहे हैं कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी नौकरियां खोई, तो बंगाल सरकार उनके लिए आगे क्या सोच रही है? बंगाल सरकार की स्थितियां बहुत ही विकट और विषम है। जन सामान्य के लिए तनिक भी नहीं सोचने वाली ये सरकार है। पूरे देश भर में जब परियायी श्रमिक का जो विषय आया था, तो उस समय में इस सरकार के पास में यहाँ के श्रमिकों का डेटा तक नहीं था कि कितने लोग यहाँ से और अन्य राज्यों में काम करते हैं। और जब ये श्रमिकों का जब पूरे देश भर में तांता लगा हुआ था, लोग लौट रहे थे अपने मातृ राज्य में, तब बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा नंबर था। और उसके बाद समझ में आया कि हाँ, पश्चिम बंगाल से इतने लोग सेवा अपनी नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे। इसका मतलब ये था कि अपने पश्चिम बंगाल में कर्म संस्थानों की कमी है। तो ये निश्चित तौर पर यहाँ की सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है, लेकिन सरकार अभी तक गंभीर नहीं है इन विषयों को लेकर कि किस प्रकार इनके कर्म संस्थानों को वापस से स्थापित किया जाए और इनके लिए आगे की क्या योजना है। सरकार के पास किसी भी प्रकार का कोई चित्र नहीं है। तो ये बड़ी विडंबना का समय है और सरकार अभी भी छोटे छोटे विषयों में राजनीति कर रही है और हर साधारण इंसान के लिए सोचने का उनके पास समय नहीं है। मैं 2 विषय और जोड़ना चाहूँगा। जिस प्रकार की कृषक सम्मान निधि केंद्र सरकार ने दी, तो पूरे देश भर में कृषकों को मिली, लेकिन पश्चिम बंगाल के 75 लाख किसानों को इस प्रकार की जो सम्मान निधि सहज मिलने वाली थी, उनके खाते में तुरंत पहुंचने वाले थे। 2000 रुपये उनको लॉकडाउन के समय में अतिरिक्त मिलने वाले थे। ये सारी सुविधाओं से पश्चिम बंगाल का साधारण किसान किंतु वंचित रहा। अर्थात ये सरकार राजनीति कर रही है, लेकिन गरीब जनता के आसपास उनके बगल में खड़े होना, उनके दुख सुख को अपना समझना, इस चिंता से वो काम नहीं करती है। इसके अलावा आयुष्मान भारत, ये भी छोटी सी एक विषय है। पूरे देश भर में आयुष्मान भारत का लाभ किसी भी कोरोना से विक्टिमाइज्ड हुए किसी भी व्यक्ति को मिल रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये लागू नहीं है। यहाँ स्वास्थ्य साथी के नाम पर 2 लाख रुपए की कुछ योजना है, उसमें भी जो टीएमसी करते हैं, तृणमूल कांग्रेस करते हैं, ऐसे लोगों को वो लाभ मिलता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो लाभ नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि हर छोटे विषय पर तुच्छ घृणित राजनीति करने के लिए आमादा है ये सरकार, और ये सरकार वास्तव में
कोई रोजगार किसी को मिलता हो, किसी का रोजगार जाता हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उनको येन केन प्रकार अपनी सत्ता बचानी है। सर, जिस तरीके से देख रहे हैं कि बहुत सारे सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट से प्राइवेटाइजेशन हो रही है और बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जा रही हैं, इन सभी प्राइवेटाइजेशन को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जो परिस्थितियां पूरे विश्व भर में है, कोरोना की महामारी के बाद पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पूरी तरह डामाडोल है और हिली हुई है। ऐसे में निश्चित तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ना ही था और ये लाजमी था। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने जिस प्रकार के प्रयास किए हैं, 22,000 करोड़ रुपए का जो एक बजट अलग से रखकर, और जनता में आज के दौर में स्थितियां विकट जरूर है, लेकिन बाज़ार में जिस तरीके से ब्याज पर लोन दिए गए, बैंकों ने जिस प्रकार से बैंकिंग करी, या विभिन्न प्रकार के जो स्कीम्स आई, उसके आधार पर वापस एक लिक्विड मनी बाज़ार में फ्लो की गई, उसका फ्लोटिंग हुआ। इसलिए जितनी बड़ी विकट समस्या ध्यान में आनी चाहिए थी या आ रही थी, जितनी इसका कल्पना लोग अर्थशास्त्री लोग कर रहे थे, उतनी बड़ी समस्या नहीं हुई। इसलिए समस्या तो अभी भी है। प्राइवेटाइज करना और सरकारीकरण करना, इसका एक अर्थशास्त्रियों का अपना अपना उसमें बड़ा विवेचनात्मक उनका अपना मत होता है। इसलिए देश के स्वार्थ, देश के हित के लिए जो उचित है, ऐसे सारे विवेकपूर्ण लोग सरकार में है। और पिछले 6 सालों में जो सरकार जिस प्रकार से चली है, पूरी पारदर्शी सरकार है। किसी भी प्रकार के किसी घोटाला तंत्र का किसी का आज तक उल्लेख नहीं है। तो ये सरकार वास्तव में जनता के स्वार्थ के लिए काम करने वाली सरकार है और पारदर्शी नेतृत्व देने वाली सरकार है। इसलिए किसी भी प्रकार का वो सरकार निर्णय ले रही है, वो जनता के हित में ही होगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। इसके बाद लेकिन नक्सलवाड़ी के विधायक और एमएलए जो है शंकर मालाकार जी से, उनसे भी हमने बातचीत की। उन्होंने अपनी क्या मंतव्य रखा है इन तीनों विषयों पर, तीनों मुद्दों पर, वो आप सुनिए। देखिए, मेरा विचार से ये लॉकडाउन का जो कार्रवाई हो रहा है, ये परिकल्पना माफिक नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे राज्य सरकार बोलिए, केंद्र सरकार बोलिए, दोनों सरकार ही एक कोरोना मुकाबला में फेल हो गया। जैसे शुरू से ही अगर हम ये कदम उठाते तो हमारे देश में इतनी लोग नहीं मरता, क्योंकि जब कोरोना के महामारी दूसरे देश में आगे बढ़ रही थी, उस समय हमारा देश में कोरोना इतना नहीं था। मैंने देखा मार्च महीने में हमारा देश का प्रधानमंत्री, जिन्होंने कोरोना मुकाबला छोड़ करके ट्रम्प को लेकर के नमस्ते ट्रम्प करते हुए एक महीना गुजर दिया। ये 1 महीने के अंदर में जो परिकल्पना माफिक होना चाहिए था इसके मुकाबला, वो नहीं कर पाया। आखिर में क्या हुआ, बाहर का फ्लाइट जितना है, फॉरेन फ्लाइट जितना है, अब्रॉड फ्लाइट जितना है, इसको रुकावट जिस समय करना चाहिए था उस समय नहीं कर पाया। जब महामारी फैल गया सारे हिंदुस्तान में, तब हमने प्लेन को, जो हमारा अब्रॉड फ्लाइट है, इसको हम रुकावट किया। ठीक उसी तरह बंगाल के मुख्यमंत्री राजनीति का सिलसिला इतना आगे करने का कोशिश किया कि इसका मुकाबला करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए वो बंगाल में नहीं है। आप देखिए, सिलीगुड़ी का मत देखिए, कूच बिहार बोलिए, जलपाईगुड़ी बोलिए, अलीपुरद्वार बोलिए, कालिम्पोंग बोलिए, दार्जिलिंग बोलिए, उत्तर दिनाजपुर बोलिए, कई जगह में भी हमारा सुपर स्पेशलिटीज़ हॉस्पिटल नहीं है, और जहाँ भी हॉस्पिटल है वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसमें क्या होता है, जितने भी कोरोना मरीज है, ये कोरोना मरीज को सिलीगुड़ी में ला करके इसको ट्रीटमेंट, इसको इलाज कराने का कोशिश हो रहा है। सारे उत्तर बंगाल में एक ही मेडिकल कॉलेज है जो सिलीगुड़ी में है, उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज, वहाँ भी इतना पेशेंट को ट्रीटमेंट करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरी तरफ हमारे सरकार फेल किया है, इसलिए कि कोरोना का मुकाबला किस तरह करना चाहिए, ये हमारा बाहर देश में जिस तरह मुकाबला कर रहा है उसको भी थोड़ा फॉलोअप करना चाहिए। हमारा मुख्यमंत्री जिस तरीक़ा से हेल्थ व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, ठीक उसी तरह हमारा केंद्रीय सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कोरोना को रुकावट के लिए कभी थाली बजाया, कभी ताली बजाया, कभी थाली बजाया, कभी ताली बजाया, कभी पटाखा फुटाया। परिणाम हम क्या देखा कि हमारा देश में आज 40 लाख 42 लाख से ज़्यादा कोरोना मरीज हो चुके हैं। इससे यही साबित होता है कि चाहे केंद्रीय सरकार बोलिए, चाहे राज्य सरकार बोलिए, दोनों ही सरकार ये कोरोना मुकाबला में फेल हो गया, जिसका नतीजा हमारा देश के आम जनता रोज़ मर रही है, रोज़ इफेक्टेड हो रही है, अच्छा भी हो रही है,
लेकिन इलाज जिस तरीके से होना चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे सारे हॉस्पिटल में होना चाहिए, वो हॉस्पिटल में कहीं भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। नतीजा ये हुआ प्राइवेट हॉस्पिटल जितने भी हैं वो लूट रहा है। सिलीगुड़ी में भी हम देख रहे हैं कि कोरोना का नाम पर एक तरफ बोल रहा है कोरोना का कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं, एक तरफ फैलाव कर रहा है कि तो कोरोना का कोई दवाई है ही नहीं। जब कोरोना का कोई दवाई है ही नहीं, कोरोना का कोई इलाज है ही नहीं, तो कैसे 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपये हॉस्पिटल का बिल होता है, ये भी आप लोग को देखना पड़ेगा। इसका विरोध में मैं प्रतिवाद किया। मैं मुख्यमंत्री को 2-3 बार चिट्ठी लिखा कि देखिए कोरोना मरीजों को लेकर के सिलीगुड़ी में जो डकैती हो रहा है इसको देखिए। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि कोरोना से बचने के लिए जो हमारे स्वास्थ्य दफ्तर का जो नीति, जो विधि है, नियम है, उसमें क्या बोला, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, मास्क को इस्तेमाल करो, बार बार हाथ धोया करो और मास्क हैंड सैनिटाइजर इसको इस्तेमाल करो। तो जब हम सब जानते हैं कि कोरोना का कोई इलाज है नहीं, तो क्यों हमारा सिलीगुड़ी में एक नर्सिंग होम कोरोना इलाज के लिए 2 लाख, 1.5 लाख, 1,70,000। मेरा भी एक रिश्तेदार प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया, 3 दिन में उसको 1,40,000 रुपया देना पड़ा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये कोरोना को रुकावट के लिए, मुकाबला करने के लिए ना हमारा केंद्र सरकार का कोई सही कदम उठाया, ना हमारा राज्य सरकार कोई सही कदम उठाया। हम तो इसका विरोध पहले भी किया, आज भी कर रहा हूँ कि कोरोना से बचाने के लिए केंद्र, राज्य, रोलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी, सरकार, प्रशासन सब मिलकर के एक रास्ता निकालना चाहिए था, जिसका मुकाबला के लिए हम सब तैयार हैं। यहाँ भी हम देखते हैं कि ये वो इस पार उस पार, ये वो पार्टी, ये वो पार्टी, ये राजनीति को बुलाएंगे नहीं, वो राजनीति को बुलाएंगे नहीं, उसको हम करने देंगे नहीं, सब कुछ हम एकला करेंगे, जिसका नतीजा हमारे कोरोना बीमारी से रोज़ हमारे देश में लोग मर रही है। तो सर इसमें एक उपाय क्या होना चाहिए? तब गैप दे देकर के लॉकडाउन का कोई समाधान देख रहे हैं आप? देखिए इसका कोई साइंटिफिक कॉज तो हमारा सामने है ही नहीं। अगर लॉकडाउन करना है तो लगातार लॉकडाउन करो, अगर इलाज करना है तो सारे हॉस्पिटल को साफ सुथरा करो, उसको सैनिटाइज करो, बीमारी को देखने के लिए और भी नर्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मैं तो शुरू में ही कहा कि केंद्र सरकार की राज्य सरकार इसका मुकाबला में पूरा फेल किया है। सर इसके अलावा अब हम लोग देख रहे हैं कि पूरे लॉकडाउन से लेकर अब तक 5-6 महीने बीत चुके हैं और बहुत सारी बेरोजगारी की स्थिति देखी जा रही है। तो आने वाले समय में बंगाल सरकार क्या सोच रही है? देखिए इसके बारे में हमारे नेता राहुल गांधी शुरू से ही बोल रहा था कि ये कोरोना महामारी से बचने के लिए लोग बेरोजगारी हो जाएगा। परिযায়ী श्रमिक जो हमारा माइग्रेंट जो लेबर है, वो लेबर को लेकर के हम लोग भी बोला था कि वो जहाँ जहाँ काम कर रहा है उसको वहीं रहने देना चाहिए और सरकार से एक महीने में 7,500 रुपया पर लेबर को दिया जाए और उसको वहीं रह जाए। और जितना माइग्रेंट लेबर इधर से उधर आया, उधर से इधर गया, जिसका नतीजा कोरोना महामारी फैल गया। तो हमारा अपोजिशन पार्टी का बात अगर आप नहीं मानेगा, डेमोक्रेसी में रोलिंग पार्टी भी रहेगा, अपोजिशन पार्टी भी रहेगा, दोनों मिला करके ही इसका मुकाबला करना चाहिए था, जो ना ममता दीदी का सरकार किया ना मोदी जी का सरकार किया। दोनों ही सरकार इस परिस्थिति में सही मुकाबला नहीं कर पाया। और ये लॉकडाउन तो खेल हो गया, 2 दिन लॉकडाउन 2 दिन ओपन, 2 दिन लॉकडाउन 2 दिन ओपन, ये तो खिलवाड़ जैसा हो रहा है। मैं चाहता हूँ केंद्र, राज्यों और एक्सपर्ट डॉक्टर लोग मिल कर के इसका मुकाबला करने का कदम उठाना चाहिए। मुंह से एक बात कर रहा है, काम एक कर रहा है, काम एक हो रहा है, मुंह से दूसरे बात हो रहा है। डॉक्टर लोग का ओपिनियन एक होता है, हमारा नेत्री का ओपिनियन एक होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ओपिनियन एक है, स्टेट गवर्नमेंट बोलता है हम इसको नहीं मानेगा। इससे क्या होगा? इससे आम जनता परेशानी होगा। सर आने वाले समय में हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है जो कि गवर्नमेंट से, सरकारी से निजीकरण में हो रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो उसको लेकर के क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए हमारा देश में कभी लड़ाई हुआ था कि सरकारी प्रॉपर्टी, बेसरकारी प्रॉपर्टी जो है इसको नेशनलाइज किया जाए। जो प्रॉपर्टी हमने नेशनलाइज कर रखे थे इंदिरा गांधी के समय से, बैंक, इंश्योरेंस, कोल इंडिया, ऑयल कंपनी, रेल कंपनी, आज हमारे मोदी सरकार इसको बेच करके देश को बेरोजगारी बढ़ाने का जो कदम होना चाहिए वो हो रहा है।
मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल में हम देंगे, लेकिन 2 करोड़ देना तो दूसरी बात, 4 करोड़ बेरोजगारी देश में बढ़ गया। ये अनप्लान वे हमारे मोदी सरकार जो कर रहा है, इससे देश का बेरोजगारी बढ़ेगा, कमेगा नहीं। हम उसका विरोध पहले भी था, आज भी मैं इसका विरोध हूँ कि ये नेशनल प्रॉपर्टी को नेशनलाइज करने के लिए हम लोग ने एक समय लड़ाई किया था। अब वो प्रॉपर्टी को आपने प्राइवेटाइज को दे रहा है, हम इसको खिलाफ कर रहा है। आप बोल रहे हैं कि एयर इंडिया, कोल इंडिया, ऑयल इंडिया ये सब घाटा में है, तो घाटा प्रॉपर्टी इन लोग क्यों खरीद रहा है? इसके पीछे क्या राज है? जब आप बोल रहे हैं घाटा है, तो घाटा सामान को अदानी, अंबानी, गोदरेज कंपनी खरीद के क्या नुकसान के लिए खरीद कर रहा है? नहीं, ये सब चालबाजी है, ये सरकार का धोखाधड़ी है। सरकार मुंह से एक बात बोल रहा है, काम एक कर रहा है। हम उसका खिलाफ था, आज भी मैं इसका खिलाफ हूँ, आगे भी मैं इसका खिलाफ आंदोलन करूँगा। जैसा कि आप तीनों के विषयों को, उनके मंतव्यों को, उनके विचारों को सुन रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से क्या कुछ कहा है और क्या कुछ होना चाहिए था। अब हम बात करते हैं जो राज्य में जिनकी सरकार है, जो पावर में है, तृणमूल कांग्रेस, उनके लेकिन दार्जिलिंग जिले के अध्यक्ष रंजन सरकार, जिससे हम बातचीत किए थे और उन्होंने अपने इस विषय को लेकर के इन तीनों टॉपिक पर उन्होंने क्या मंतव्य रखा है, वो क्या कहते हैं, वो भी आप सुनिए। देखिए, 22 मार्च से इस साल के हमारे राज्य में लॉकडाउन हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आह्वान की थी। उसी समय से हमारे राज्य के हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स, कंजर्वेंसी स्टाफ, पुलिस, हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारा आम नागरिक सब मिलकर ICMR और WHO का जो गाइडलाइन था उस समय, उसी पे मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने देखा था कि हमारा राज्य में लॉकडाउन शुरू होने के बाद हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 25 मार्च से लॉकडाउन का ऐलान किया था। तो इसमें विभिन्न तरह से इस पर आर्गूमेंट थी, क्योंकि ये जो कोविड-19 है, इस पर हमारा डॉक्टर्स का कुछ कहना था, ICMR का कुछ कहना था, WHO का कुछ कहना था। पूरा विश्व में ये जो बीमारी, ये जो इन्फेक्शन है, ये किसी को पता नहीं था कि क्या करने से इस पर काबू पा जाएगा। लेकिन हमने देखा कि हमारा राज्य में जो स्वास्थ्य के ऊपर, हेल्थ के ऊपर जो कार्य किया गया इस 5 महीना में, 5 महीना के दौरान हमारा जितना भी डॉक्टर्स है और जितने भी सलाहकार है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे ऊपर हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन थी उस समय, उसको लागू की गया और पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे हमने कोविड पर काबू भी पा सका। तो इस पर आगे भी बहुत चर्चा होना है। ये कोविड को लेकर रिसर्च चल रहा है पूरा विश्व में। इस पर राजनीति करना नहीं चाहिए। पहले से ही हम लोगों ने बोला था, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि इस पर राजनीति ना करें, हमको इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ना है, किसी भी आदमी का अगेंस्ट हमको नहीं लड़ना है। तो इसी गाइडलाइन के तहत हम लोगों ने ये 5 महीना, ये 150 दिन हम लोगों ने सब मिलकर ये काम किया। लेकिन हमारा जो विपक्ष है, जो यहाँ का सांसद जी है, यहाँ का MLAs है, उन लोगों को हमने ये 5 महीना में रास्ते पर नहीं देखा। सोशल नेटवर्क में हम लोगों ने कुछ बयान देखा जो गलत था, जो अफवाह फैलाने की कोशिश किया गया, बंगाल को बदनाम करने का कोशिश किया गया। बाद में जो हमारा विपक्ष है, उन लोगों ने भी स्वीकार किया है। हमारा माननीय FM देश का निर्मला सीतारमण जी ने भी बाद में उन्होंने बोला कि राज्य में हमारा स्टेट का जो ग्रोथ हुआ है इस समय जो ट्रेड डेवलप हुआ है, वो देश में एक
उदाहरण हो सकता है। हमने ये भी देखा और इसके विरोध में भी चर्चा है। आगे देखेंगे कौन सा काम कैसे हम लोगों ने पूरा देश में पूरा विश्व में किस में हम लोग कामयाब हो सकता है। तो इस पर हम लोग कोई अलग सा टीका टिप्पणी हम नहीं करेंगे। जो हमारा डॉक्टर्स, हमारा साइंटिस्ट, हमारा जितने भी हेल्थ वर्कर है उन लोगों का एक्सपीरियंस और पूरा विश्व में इस महामारी को लेकर जो रिसर्च चल रहा है उसको ऊपर हम लोगों को ध्यान रखना है। और एक बात हम लोगों को सोचना पड़ेगा इस पर हम लोग भी सहमत हैं कि देश में जैसे लॉकडाउन बिना सोचे समझे हमारा देश का सरकार, आरएस भाजपा का सरकार उन लोगों ने शुरू किया, इस पर सबसे ज़्यादा दुख, सबसे ज़्यादा कठिनाई हमारे निचले वर्ग का, गरीब, किसान, बिजनेसमैन, हमारा असंगठित जितने श्रमिक हैं उन पर ज़्यादा असर हुआ। इसको लेकर देश का सरकार का जो सोच होना चाहिए था, हमने नहीं देखा कि देश का सरकार किसी का बैंक में इस समय कोई सहायता दिया है। लेकिन हमारा राज्य की सरकार, हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाहर में भी जितना हमारा भाई लोग बाहर काम करने गए थे, हमारा स्टूडेंट्स, माफ कीजिएगा, स्टूडेंट्स जितने भी आदमी ट्रीटमेंट पर गए थे उन लोगों को लाने का काम किया। उनको कैसे यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाए उस पर हम लोगों ने काम किया, व्यवस्था किया। और सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है कि जितना भी लाखों आदमी बाहर में थे, डेली वेज में काम करते थे, असंगठित लेबर थे, उन लोगों को हर महीना 1000 रुपया करके प्रोचेस्टा एक प्रकल्प में उनको दिया गया है। लेकिन हम जानते हैं इस पर इस 1000 रुपया में गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए 10 करोड़ आदमी के लिए फ्री का रेशन दिया गया, हेल्थ पूरा फ्री करवाया गया और आगे भी इन लोगों का कष्ट ना हो इसके लिए 100 डेज का जो काम है उस पर इन लोगों को लगाया गया है। आगे भी इन लोगों को कैसे काम दिया जाएगा। पूरा भारत में जब जीडीपी हमारा देश का 23% लो हुआ है, उस समय आप देखेंगे कि हमारा राज्य में हमारा अर्थनीति उनसे, हमारा पूरा देश में हमारा राज्य का अर्थनीति सबसे अच्छा। हम नहीं बोल सकते कि सबको काम मिल गया, लेकिन जो 13 करोड़ आदमी का काम पूरा देश में चला गया, हमारा राज्य में एक भी आदमी का काम अभी तक नहीं गया। और हमारा जो भी सरकारी कर्मचारी है, हमारा शिक्षक है, शिक्षिका है, उनको अभी भी 1 तारीख में उनको सैलरी मिल रहा है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो हमारा छोटा बिजनेसमैन है, छोटा काम करते हैं, हमारा मार्केट में जो चाय का बिजनेस करते थे, जो कृषि काम करते थे, जो हमारा दुकानदार है भाई, जितना भी है, उन लोगों को, ट्रेडर्स लोग को बहुत बड़ा नुकसान इस 5 महीना में हम लोगों को उठाना पड़ा। और साथ साथ हम जो आम आदमी है, आप लोग जानते हैं कि पूरा देश में 80% जो गरीब आदमी है हमारा देश में, उनके लिए कोई भी देश का सरकार इस 72 साल में कभी नहीं सोचा। लेकिन अभी एक हमारा जीवन, हमारा जीविका जो एक चेंज हुआ है, इस पर हर एक देश का सरकार, राज्य सरकार सबको सोचना पड़ेगा कि कैसे हम हमारा जीवन जीविका में इन लोगों को, जो गरीब आदमी, जो मिडिल क्लास है, इन लोगों को कैसे हम आर्थिक रूप से उनको अपना पैरों पे खड़ा कर सके। इस पर काम करना पड़ेगा, देश का सरकार को सोचना पड़ेगा।
हमारा जो फंडामेंटल, हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है उन पर सोचना पड़ेगा, हमारा गणतंत्र को भी बचाना पड़ेगा, हमारा जो यहाँ का देश का जो प्रॉफिटेबल जो इंडस्ट्रीज़ है उनको बचाना पड़ेगा, हमारा सेल वेल सबको बचाना पड़ेगा। इनको बेसरकारीकरण ना करे देश का सरकार, इस पर भी काम करना पड़ेगा। बैंक को बेसरकारीकरण ना करे, बीमा को बेसरकारीकरण ना करे, इस पर काम करना पड़ेगा, ना कि राजनीति करे और धर्म का नाम पर तोड़ फोड़ करे, यहाँ भाषा का नाम पर विभेद करने का कोशिश करे। इस समय ये काम करने का नहीं है। हम सबको एकजुट होकर हर एक राज्यों, हर एक भाषा, हर एक हमारा प्रदेश का आदमी को एक साथ होकर हमारा देश को बचाना है, विश्व को बचाना है, मानव जाति को बचाना है। देखिए, उन लोगों में मैंने आप लोगों को बताया कि 6.5-7 लाख आदमी बाहर से हमारा स्टेट में आए हैं, वो हमारा भाई बहन है, उनको काम दिलाना पड़ेगा। 100 दिन का जो काम है 100 डेज़ का, उसमें उन लोगों को हम लोगों ने बहुत जगह में काम दिए हैं, हमारा सरकार ने इस पर काम कर रही है। आगे भी जैसा जैसा इन लोगों का ट्रेड है उसमें हमारा सरकार चेष्टा कर रही है उन लोगों को काम दिलाने का। जहाँ जिसका हमारा देखिए एग्रीकल्चरल स्टेट है हमारा, पूरा देश हमारा एग्रीकल्चर, 50% आदमी एग्रीकल्चर में है। हमारा सरकार चाहते हैं कि एग्रीकल्चर को और भी बढ़ावा दिया जाए, इरिगेशन का काम अच्छे से अच्छा हो, 2 फसली 3 फसली ज़मीन को और अच्छी तरह काम किया जाए। हम इसलिए मांग किया है कि जो फर्टिलाइज़र है, सार है, उस पर भर्तुकी देना पड़ेगा इस गरीब आदमी को, हमारा एग्रीकल्चर को बनाना पड़ेगा। छोटा जो हमारा SSI यूनिट है उनको बढ़ाना पड़ेगा, लोन आदमी को देना पड़ेगा। जो छोटा जो हमारा इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ है उनको देखना चाहिए, जो चिप्स का फैक्ट्री हो या जो भी हमारा यहाँ का जो फसल होता है, जैसे कुचबिहार में तमक में, उसमें काम करना पड़ेगा। हमारा जलपाईगुड़ी में वहाँ हमारा राइस पर काम करना पड़ेगा, गेहूं पर काम करना पड़ेगा। पूरा बंगाल में राइस सबसे बढ़िया होता है, उस पर काम करना पड़ेगा। तो एग्रीकल्चर में हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऐसा है, और जो आपको खाद्य प्रक्रियाकरण जो होता है उस पर हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारा राज्य को देना पड़ेगा, राज्य का आदमी को देना पड़ेगा, तभी हम लोग सब हमारा सर ऊंचा कर हम काम में जा सकेंगे और काम कर सकेंगे और देश को आगे ले जा सकेंगे। हमारा जो 53,000 करोड़ जो हमारा पड़ा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो पैसा हमको दे दे। वो पैसा हमारा बंगाल का आदमी का है। अगर ये 53 करोड़ जो हमारा पैसा GST का पड़ा हुआ है, ये पैसा अगर हम लोगों को मिल जाता है तो हम सबको ये पैसे में हम काम करा सकते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर राजनीति। अगर हम बात करें ऑपोजिशन पार्टियों की, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा कहा है कि ये जो लॉकडाउन हो रहा है इनसे वो सहमत नहीं है, चाहे वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं उनसे वो कुछ हद तक सहमत नहीं है। साथ ही साथ अगर हम सिलीगुड़ी के प्रशासनिक मंडली की अगर बात करें, अशोक भट्टाचार्य जी ने लेकिन अपने बयान में कहा है कि ये जो लॉकडाउन हो रहा है, जिस तरीके से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने विचारों को रख करके लॉकडाउन कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक ईगो वाली बात बीच में आ रही है और दोनों ही लेकिन अपने ईगो को लेकर के लॉकडाउन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति देखी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो निचले तबके के अगर हम कहें और स्ट्रीट वेंडर्स की अगर हम बात कहें, जो ठेले वाले खुमचे वाले हो गए, उन पर लेकिन ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। सभी का बात कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि वो सभी कह रहे हैं कि अब अनलॉकडाउन होना चाहिए। जिस तरीके से सब कुछ धीरे धीरे खुल रहे हैं, ट्रैक पर आ रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो पूरे तरीके से घट गई है। GDP की अगर हम बात करें तो वो भी घट के माइनस तक चली गई है और स्थिति काफ़ी गंभीर बनती जा रही है। इसीलिए सब कुछ धीरे धीरे अनलॉक होना चाहिए और इकोनॉमी को अपने ट्रैक पर लाना जो है वो काफ़ी ज़रूरत है। और आगे जो है इसी तरीके की खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए SK लाइव।
कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवैप्स। सिडवैप्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवैप्स क्या है? शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डिजी विजन एंड प्रोडक्शंस।